हेलो एवरीवन, एपी एग्ज़ाम प्रेप पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जितने भी वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और यह जो हमारा सेशन होगा बेसिक से एडवांस लेवल का होगा, तो इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। तो चलिए, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हमारा पहला इसमें आता है पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस दूसरा हमारा टर्म होता है, वो हमारा है पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो हमारा पॉलिटी होता है वो हमारे एक एक कंट्री का, अगर हम पर्टिकुलरली राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा वहाँ का पॉलिटी होता है। जैसे हम अगर भारत देश का राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। ऐसे ही हम डिफरेंट कंट्री के अगर राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ की पॉलिटी होती है। और सारे देश की पॉलिटी अगर एक साथ पढ़ते हैं तो हमारा पॉलिटिकल साइंस में चला जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा टर्म होता है जिसमें हम वहाँ के जितने भी राज्य व्यवस्था है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ से रिलेटेड जितने भी दार्शनिक होते हैं और दार्शनिक के थॉट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इंडियन पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो चलिए हम अपना इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करें। तो जो पॉलिटी शब्द है, यानी जो हमारे यहाँ पॉलिटी दिख रहा है आपको, वो जो पॉलिटी है वो पॉलिटी शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, किसने इस शब्द को पहली बार, ठीक है, प्रचलन में लाया था। तो हमारे सामने है, याद रखिएगा, अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु ने यानी एरिस्टोटल ने अपनी एक किताब पॉलिटिक्स नामक किताब में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। आइए जानते हैं उनके बहुत सारी किताब के बारे में। कुछ किताबें हैं, जैसे क्या है, पॉलिटिक्स हो गया, टॉपिक्स हो गया, द कैटेगरीज। यह अरस्तु के कुछ किताबें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को क्या बोला है, मास्टर साइंस बोला है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस की संज्ञा दिया है, और भी सब्जेक्ट के जनक के रूप में इनको संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिए, बायोलॉजी, जूलॉजी और आपके सामने साइकोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के अरस्तु, मनोविज्ञान के, ये सब कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो इन्होंने लिखा है। हमने पहले देखिए, हमने सोक्रेट्स लिखा है, प्लेटो लिखा है, एरिस्टोटल लिखा है, अलेक्जेंडर, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं, एरो देखिए ध्यान से, तो यानी कहने का मतलब है सोक्रेट्स का जो हमारा शिष्य है वो कौन है, प्लेटो है, और प्लेटो का शिष्य कौन है, एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल का शिष्य कौन है, अलेक्जेंडर है। अगर आप उल्टा कर दिए तो अलेक्जेंडर का गुरु कौन है, अरस्तु है, अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो, अब प्लेटो का गुरु कौन है, तो सोक्रेट्स है, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। और सोक्रेट्स के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, सोक्रेट्स को बोला जाता है कि द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक, यूनानी दार्शनिक, यानी कि प्रथम यूनानी दार्शनिक कौन थे, तो सोक्रेट्स को माना जाता है। तो यह सिलसिला कैसे शुरू हुई, याद रखिएगा, सोक्रेट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति हैं, वो उनके पास क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और समझदार के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी जज्बा है। तो जज्बा से भरपूर समझदार हैं, वो क्या करते हैं, यूनानी देश में यूनानी लोगों से, यूनानी नागरिकों से जाके मिलते हैं, और जितने भी प्रचलित कुरीतियाँ हैं, इविल्स हैं, उसके बारे में बताते हैं लोगों को। और वहाँ के जो पॉप्स का अत्याचार था, पॉप्स की जो कुरीतियाँ थी, ठीक है, जो पॉप्स के द्वारा जो लोगों को मूर्ख, पॉप्स का मतलब होता है जो ईसाई धर्म के पुजारी होते हैं उनको पॉप्स बोला जाता है, ठीक है, जो गिरजाघर में रहते हैं। तो पॉप्स के द्वारा बताई गई जितनी भी कुरीतियाँ होती है, जो लोगों को बरगलाया जा रहा था, मूर्ख बनाया जा रहा था, जिससे एक आडंबर समाज का निर्माण हो रहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में सोक्रेट्स क्या करते हैं, वहाँ के नागरिकों को बताते हैं, ठीक है। उनका एक शिष्य होता है जिनका नाम है प्लेटो। तो आइए प्लेटो के बारे में जानते हैं। प्लेटो क्या है, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्लेटो डिसिपल ऑफ सोक्रेट्स, यानी कि यह सुकरात का क्या है, शिष्य है। दूसरा है, प्लेटो का रियल जो नेम होता है वो होता है एरिस्टोक्रेस, एरिस्टोक्लीज नाम होता है, और एरिस्टोक्लीज
जो नाम था याद रखिएगा उसका रियल नेम था। और याद रखिए जो प्लेटो नाम है, एरिस्टोक्लिस तो रियल नेम है, जो प्लेटो नाम है इसको इसके गुरु ने दिया था, सोक्रेट ने दिया था। किसने दिया था? सोक्रेट्स ने दिया था। सुकरात ने ही इसे यानी एरिस्टोक्लिस को प्लेटो किसने बोला था? तो उनके गुरु सोक्रेट्स ने, क्योंकि उनके फेवरेट शिष्य था। तो अपने फेवरेट शिष्य का गुरु क्या करते हैं? कुछ नाम रख देते हैं, तो उन्होंने प्लेटो नाम रख दिया। इनके बुक हैं, यानी कि अगर प्लेटो के बुक के बारे में जाने तो इनका पहला बुक है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। और यह इसलिए इन्होंने किया था टू स्प्रेड अवेयरनेस टू द सिटीजन, यानी कि प्लेटो इन किताबों के माध्यम से वहाँ के लोगों को, यूनानी लोगों को क्या करते थे? जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि एक राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने कंट्री के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति, और नागरिक का कर्तव्य अपने जितने भी कंट्री है उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं प्लेटो। ठीक है, तो इस तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं अरस्तु के बारे में और प्लेटो के बारे में हमने आपको फैक्ट्स बता दिया। तो चलिए आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम राज्य के बारे में समझते हैं, राज्य के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। आपने गौर किया होगा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी राज्य होती क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बताइए राज्य क्या होता है? आए दिनों आपने सुना होगा कि बिहार राज्य में चुनाव है, उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव है, तेलंगाना राज्य में चुनाव है। तो क्या इन्हीं सबको राज्य बोला जाता है? तो पॉलिटी की भाषा में इन्हें हम राज्य नहीं कहते हैं। तो आपका जवाब होगा सर तब क्या बोला जाता है? इन लोगों को याद रखिएगा, जो बिहार है, जो तेलंगाना है, इन्हें हम प्रोविंस के नाम से जानते हैं, प्रांत के नाम से जाना जाता है पॉलिटी के भाषा में। ठीक है, तो आइए जानते हैं तब स्टेट किससे बोला जाता है। तो स्टेट एक अमूर्त संरचना होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होती है, कंक्रीट। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए जो स्टेट होता है वो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है या आपका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है, तो आपका जवाब होगा सर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होती है। तो आइए जानते हैं कि एक राज्य को राज्य होने के लिए किन तत्वों की ज़रूरत होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य को राज्य होने के लिए 4 तत्वों की ज़रूरत होती है, 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से होती है? तो पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी के राज्य होता है तो राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? लैंड होता है, यानी कि उसके पास क्या होनी चाहिए? भूभाग होनी चाहिए। दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो पॉपुलेशन होती है, यानी राज्य की जनसंख्या होती है। नेक्स्ट आपके सामने अगर जनसंख्या है तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, वहाँ पे नए नए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सरकार की आवश्यकता पड़ती है। यानी चौथा आपका क्या है? गवर्नमेंट है। यानी सरकार के पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो वो बात बोल दे वो सारे लोग उसे फॉलो करें, और ऐसे ही गुण को हम क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी बोलते हैं। यानी सॉवरेनिटी उसके पास होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपके सामने चीज़ें आएंगे, यानी कि एक राज्य को राज्य होने के लिए कम से कम 4 तत्वों की आवश्यकता होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर लैंड मिल जाए, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, अगर चारों तत्व मिल जाए तो एक राज्य का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या भारत राज्य है? क्या चाइना राज्य है? क्या यूएसए एक राज्य है? तो आपका जवाब होगा सर ये इंडिया भी राज्य है, यूएसए भी राज्य है और चाइना भी राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्या है, देखिए एक बहुत बड़ा भूभाग है, बड़ा नहीं कह सकते हैं, 7वां सबसे बड़ा भूभाग के रूप में अगर देखा जाए लैंड के रूप में तो 7वां नंबर पे आता है। जनसंख्या अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे भारत है, तो जनसंख्या भी है। सरकार भी है, यानी कि आपने देखा हो करंट सिचुएशन में बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। ठीक है, तो आप सरकार भी है। क्या सरकार के पास संप्रभुता है? बिल्कुल है। संप्रभुता आपके दिमाग में यही आ रहा होगा सर बार बार आप कह रहे हैं संप्रभुता, जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट भी बताया कि संप्रभुता सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कंट्री को राज्य बनाने के लिए। तो याद रखिएगा संप्रभुता क्या होती है। तो आइए समझते हैं संप्रभुता होती क्या चीज़ है। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी अगर आप संप्रभुता को संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस प्रभुता यानी कि ईश्वर,
यानी ईश्वर के जैसा। कहने का मतलब सर्वोच्च सत्ता को निरूपित करता है, यानी सुप्रीम पावर को निरूपित करता है। अगर आप डेफिनेशन के टर्म में जाएं तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि द स्टेट इज़ फ्री टू टेक एनी डिसीजन, देयर इज़ नो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑन इट। यानी राज्य के पास किसी भी प्रकार के आंतरिक दबाव नहीं होता है। राज्य कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होता है, ना तो उस पर आंतरिक ना तो उस पर बाह्य दबाव होती है। मान लीजिए अगर हम इंडिया में पूछे क्या इंडिया के पास सॉवरेनिटी है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ सॉवरेनिटी है। क्यों? मान लीजिए कि हमने इसमें देखा है, देखिए अगर कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर और इट, उस पर बाह्य तथा आंतरिक दबाव नहीं होता। यानी राज्य के पास सॉवरेनिटी एक ऐसा गुण होता है किसी राज्य के पास, ना तो कोई भी निर्णय लेने के लिए, मान लीजिए भारत के पास क्या है, सॉवरेनिटी है। भारत के पास क्या, क्योंकि राज्य है तो राज्य के पास चारों चीज़ रहेंगे, लैंड भी होगा, पॉपुलेशन भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, सॉवरेनिटी भी होगा। तो ये बताइए सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ना तो उसे बाह्य ना तो आंतरिक दबाव उस पर नहीं होता है। तो इंडिया इंडिया के पास सॉवरेनिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब है मान लीजिए इंडिया को जीएसटी लागू करना था, जीएसटी लागू कर दिया। इंडिया को धारा 370 के कुछ प्रावधान हटाने थे, धारा 370 के कुछ प्रावधान हटा दिया। यानी ना तो एक्सटर्नल का मतलब होता है, एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब ये होता है कि कोई भी अलग कंट्री, जैसे चाइना के दबाव में हमें नहीं काम करना है, रशिया के दबाव में काम नहीं करना है, चाहे आप ये कह सकते हैं यूएसए के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। ये अलग कंट्री क्या होती है, एक्सटर्नल प्रेशर होती है। हम हर एक निर्णय लेने के लिए क्या हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इंटरनल प्रेशर क्या होता है? इंटरनल प्रेशर का मतलब है कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो उनका भी दबाव नहीं होता है। अगर भारत को निर्णय लेना है किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बिल पे, तो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता है। और इसी पावर को, जिसी पे ना तो इंटरनल प्रेशर हो ना तो बाह्य प्रेशर हो, इसी को क्या बोला जाता है, आपको सॉवरेनिटी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही शानदार कंसेप्ट देखने के लिए एपी एग्ज़ाम प्रेप से जुड़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। तब तक के लिए थैंक यू।